Okay. So this particular session is brings by युवा तेजस लर्निंग फाउंडेशन, जो कि एक संस्था है जो कि बच्चों को ही थोड़ी बहुत हेल्प करती है डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए। और हम ये कोशिश करते हैं कि एक बच्चे तक जो कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक क्वालिटी एजुकेशन कह सकते हैं या क्वालिटी इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, उन तक पहुँचे। और उसके लिए हम लोग ऐसे सेशंस जो है बाई वीकली वीकली अरेंज करते रहते हैं। आज का जो सेशन है वो बेसिकली जो एनडीए स्टूडेंट्स हैं, जिनको एनडीए एनए का एग्ज़ाम देना है, और जब भी एग्ज़ाम्स करीब आते हैं ना, हमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, और कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड्स दोस्त जो इसको पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका प्रेशर, घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर हमारे ऊपर आने लगता है। इट वाज लाइक कि यार कैसे मैनेज किया जाए उस स्ट्रेस को, कैसे उस एंग्जाइटी को मैनेज किया जाए। और ये इस पे तो हम लोग चर्चा करने ही वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि एनडीए कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो आप वो भी देखेंगे कि अच्छा, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको अगर हम जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एग्ज़ाम जो है वो इफ़ेक्टिवली हम उसको क्लियर कर सकते हैं। और ऐसा कोई चीज़ जिसमें इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। बट हम लोग थोड़ा आज एक स्पेशल गेस्ट से वो सुनने वाले हैं कि हाउ ही मैनेज टू क्वालिफाई 5 times that particular exam. So I want to welcome Mr. Pratyush. Pratyush is a BSc second year student in Lucknow University, and he qualified 5 times the NDNA examinations and also secured a team rank of All India 333 in NDNA 150. And he also aims to aspire and mentor students who wants to contribute to the nation services. So over to you, Pratyush. I want to invite you to guide our students and share your wisdom. Thank you so much. Thank you so much. So yes, तो आज का जो सेशन है वो टोटली बेस्ड होने वाला है कि एनडीए का जो रिटर्न है वो जो 3 सितंबर को रिसेंटली होने वाला है उसके लिए मे भी सबने ही अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, क्योंकि अब तो लास्ट तक देना है। और हो सकता है मे बी नॉट आप लोगों ने ना कर पाई हो, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जो सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि प्रिपरेशन मैंने एक बार की थी और निकाला मैंने 5 बार है। तो वो 10-15 दिन की मेहनत से भी निकाला जा सकता है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपका डेडिकेशन होना चाहिए और एक इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ मुझे निकालना है। और जैसा कि सर ने बताया कि हाँ एनडीए एनए के एस्पिरेंट्स को इवन जो भी डिफेंस सर्विसेज में जा रहे हैं, तो युवा तेजस एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे जुड़े रहना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम टू टाइम ये ऐसे सेशंस आपको मिलते रहेंगे, एज वेल एज आपके जो डाउट क्लियर्स होते हैं वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो डिफ़र कर जाती है कि एक बंदा जो सोच ही नहीं पाया है और जो किसी ने सोच लिया। क्योंकि एग्ज़ाम तो 5 लाख लोग फिल कर रहे हैं फॉर्म, बट निकाल केवल 8,000 रहे हैं। डिफरेंस इसी में है कि गाइडेंस कहाँ से कौन ले रहा है या कैसा गाइडेंस था उसके पास। प्रिपरेशन तो सब सेम कर रहे हैं, सिलेबस सबको पता है, बट गाइडेंस बहुत मैटर करता है। तो आज हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए। और हाँ, जैसा आई थिंक कि सबकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और आप लोग अपने माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं जो भी आपको डाउट पूछना हो, एज वेल एज जो भी आपको कोई मुझसे कुछ जानकारी लेनी हो या कैसी भी इंफॉर्मेशन। इवन आप अपने पर्सनल इश्यूज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे ऐसा हो रहा है। क्योंकि होता है कि सबके अपने इश्यूज अलग अलग होते हैं। तो किसी को सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी का है कि क्या क्या पढ़ लिया जाए, किसी का है कि पढ़ रहा है बट समझ नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चलते रहते हैं आपके दिमाग में। तो इट इज़ अप टू यू कि आप कुछ भी कैसे भी पूछना चाहें आज, तो पूछिए। So yes, anyone who want to ask questions should ask. ओके, बिफोर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, हम ही आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। द फर्स्ट थिंग विच स्ट्राइक्स इन माई माइंड कि आपने बोला गाइडेंस। सो गाइडेंस का कितना रोल प्ले होता है, क्योंकि जैसा आपने बोला कि पढ़ाई अलग होती है, किस तरीके से पढ़ना है, और एक गाइडेड अप्रोच क्या होना चाहिए पढ़ाई का। सो उस पर थोड़ा सा और आप लाइट डालें तो बच्चों को और समझ में आए। So first of all,
आई वांट टू एम्फसाइज कि अगर कोई बंदा नोटिफिकेशन खोलेगा यूपीएससी की साइट पे एनडीए का, तो उसे वो 97 टू 150 पेज के बीच का एक नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें कि इतना ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है कि अगर कोई उसे सही तरीके से पूरा करना चाहे तो नहीं कर सकता, कैसे भी नहीं कर सकता। और जब तक वो पूरा करेगा तब तक उसकी एज लिमिट निकल गई होगी। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़रूरी रहता है कि हाँ, हम गाइडेड अप्रोच की तरफ फोकस करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सेकंड चीज़ कि हाँ, सिलेबस करते हैं, लेकिन सिलेबस में एक लोज एंड अप्स आते रहते हैं हमारे लाइफ में, कि हम पढ़ रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आता है कि अरे छोड़ देते हैं। एक पॉइंट ऑफ, क्योंकि हमारी लाइफ में केवल प्रिपरेशन ही नहीं है, कुछ और चीज़ें भी चलती रहती हैं, और एक इस छोटी सी एज पे बहुत सारे इश्यूज होते रहते हैं 16 से 19 साल की उम्र में। तो बंदा कहीं कोई फैमिली फंक्शन आ गया, अब वो मना भी नहीं कर सकता है पेरेंट्स को कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। वो कमरे में बंद करके पढ़ाई नहीं कर सकता 6 महीने या 8 महीने। तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए फिर उसे एक गाइडेड अप्रोच की ज़रूरत होती है, कि हाँ, हम क्या कैसे क्या पढ़ें, क्योंकि कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 900 मार्क्स में केवल 350 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है। तो और अगर हम इतनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं, अगर आधी प्रिपरेशन मतलब कि हमने प्रिपरेशन तो पूरी कर रखी है, बट उसमें आधी पे भी हमें कमांड है, तो हमारे 450 टू 500 मार्क्स आ सकते हैं। और 450 टू 500 मार्क्स लाने का मतलब है आप आराम से मेरिट इन हो जाएंगे एनडीए में, अगर आपने सब कुछ अच्छे से निकाल लिया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइडेड अप्रोच बहुत मैटर करती है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो गाइडेंस बहुत मैटर किया, क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोविड आ चुका था 2020 में, और मेरा एग्जाम 21 में था। तो उस समय एक तो ऐसे भी मोराल डाउन हो रखा था सबका पढ़ाई के प्रति। दूसरी चीज़ मोराल से ज़्यादा थे कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ और मज़े बहुत ज़्यादा थे, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एंटरटेनमेंट। सबको फ़ोन मिल रहा था, हर बच्चे को, हम लोगों को भी मिल रखा था कि हाँ, पढ़ाई के लिए। बट हाँ, क्लासेस से ज़्यादा वो कहीं कुछ हो रहा है, कोई सोशल मीडिया चला रहे हैं, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव थी। उस समय एक गाइडेड अप्रोच बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमें बताए कि भाई इतनी-इतनी मेहनत करनी ही करनी है, नहीं तो नहीं होगा। वो मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल बताना ज़रूरी था किसी को, कि हाँ भाई, इतना मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, इसको पुट इन मारो। और उसी पुट इन से फिर चीज़ें सॉल्व हुई, और उसके बाद पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ, प्लस और प्रैक्टिस भी की, और एग्ज़ाम भी निकला। सो दैट्स व्हाई आई थिंक गाइडेड अप्रोच मैटर्स अ लॉट। थैंक यू सो मच प्रत्युष फॉर शेयरिंग योर गाइडेड विजडम एज वेल। सो अभी आपने बात की कि अगर हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें सिलेबस इतना लेंदी है कि हमारी उम्र निकल जा रहा है, एमडी का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। सो उस सिलेबस से रिगार्डिंग ही मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है, और ये जब अंतिम समय आता है तो ज़्यादा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कोई फैमिली फंक्शन है या फ्रेंड का बर्थडे है तो उसको भी हमें देखना है। सो उस कंडीशन में कुछ ऐसे टॉपिक्स या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हर साल एनडीए में रिपीट होते हैं, एज यू सेड कि आप 5 बार एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस दिखते होंगे या टॉपिक दिखता होगा। तो वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं एनडीए और एनी एग्ज़ाम्स के लिए, वो अगर आप बताना चाहें बच्चों को। तो अगर हम गो थ्रू करें पूरे सिलेबस में, तो उसे हम सब डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट्स में। जैसे एक बहुत बड़ा वाइटल रोल है मैथ्स का, जिसका पेपर 1 होता है पूरा। इसके अलावा गैट में 50 क्वेश्चंस इंग्लिश, जिसको 200 मार्क्स कैरी करता है। 50 क्वेश्चन जीएस 200 मार्क्स कैरी करता है। एंड देन हमारा बचा जीके एंड करंट अफेयर्स एटसेट्रा, वो 200 मार्क्स करता है। तो अब क्या है कि, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एग्ज़ाम में है कि हमें दोनों पेपर्स में पास होना होता है। अगर हम मैथ्स में मिनिमम कट ऑफ नहीं क्लियर करते हैं तो हम सेकंड पेपर में अपीयर होकर के भी कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे हमने उसमें कितना भी अच्छा किया। बट अब पॉइंट आता है कि मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि किस में होता है। इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कोई प्रिपरेशन अच्छे से कर रहा है, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर कोई गो थ्रू होगा पेपर को, और ये ऐसा एक पेपर, दो पेपर या फिर कोई भी पीवाईक्यूज ऐसे सॉल्व करने से नहीं पता चलेगा, जब तक कि इंसान 5 से 10 पीवाईक्यू लगा के ना देख चुका हो कि हाँ, ये क्वेश्चन ही मेनली आते हैं। एंड मैंने उसको खुद से कर रखा था, तो sorry, I apologize for a mistake. Actually, the electricity has gone, but okay. So I'm continuing it. Yes. So regarding the maths में फर्स्ट चीज आती है कि आप सबसे पहले इनको हम सब डिवाइड कर सकते हैं कुछ कुछ पार्ट्स में। जैसे हो गया एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप,
एक हो गया हमारा कैलकुलस पूरा एक है। इसके अलावा वेक्टर्स हो गए, ये हो गए। अब इनमें मैं आपको सबसे मेन मेन चीजें बताता हूँ। कैलकुलस हमारा 40 to 50 क्वेश्चंस कैरी करता है पूरा। अब इसमें बंदे क्या करते हैं, पूरा कैलकुलस या तो छोड़ देते हैं। और कैलकुलस एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक चैप्टर दो चैप्टर पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर आप पूरा छोड़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ ले रहे हैं बिना इंटीग्रल पढ़े। तो एक कैलकुलस एक वाइटल रोल प्ले करता है। और कैलकुलस में एक रिस्क भी है कि अगर उसमें 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो आप उसमें 20 to 25 क्वेश्चन ही कर पाओगे, क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अबाउट बुक, कि मैं प्रिफर करता था एनसीईआरटी। क्योंकि बहुत से प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी जो थी उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं इंटीग्रल्स में, डिफरेंशियल्स में। सो कैलकुलस के पार्ट में आपको एनसीईआरटी के एक बार सारे सवाल लगाने चाहिए, क्योंकि उससे और एक तो उसमें एनसीईआरटी एक बहुत ही प्रिसाइज बुक है जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी होती, कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार अगर उसको लगा लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं 25 to 30 क्वेश्चंस कर लेंगे हम। और 25 to 30 क्वेश्चंस करने का मतलब हो गया कि आपके 75 मार्क्स आ गए लगभग। और अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ ही 75 मार्क्स या 80 मार्क्स ऐसे जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लोग क्या सोचते हैं कि कैलकुलस ही छोड़ देते हैं, वो एक बहुत गलत अप्रोच है। सेकेंड चीज सेकेंड चीज अगर हम फोकस करें कि और कौन से सब्जेक्ट वो और कौन से चैप्टर्स हैं, तो वेक्टर वेक्टर के बल्क में क्वेश्चंस आते हैं 8 से 10। एक्चुअली वेक्टर और 3D ज्योमेट्री दो चैप्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं लगभग। तो एक चैप्टर को दोनों चैप्टर को अगर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ ले और दोनों चैप्टर को बस गो थ्रू कर ले तो बहुत हद तक आपके 15-16 सवाल आराम से लग जाएंगे। क्योंकि इसके कठिन क्वेश्चंस नहीं आते। वेक्टर्स में सीधा आता है कि वेक्टर को जोड़ दिया, वेक्टर को घटा दिया, या इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। तो ये बहुत सिंपल अप्रोच है कि वेक्टर्स को अगर आप करते हैं वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और सबसे अच्छा चैप्टर है और उसके क्वेश्चन 100% आते हैं। थर्ड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को हमें अप्रोच सिखाई जाती है सॉल्व करने की, कि हम ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस को लेके बैठे और पूरा सॉल्व करें। बल्कि ये थोड़ी सी प्रिपरेशन मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत अप्रोच है। क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आप वैल्यू पुटिंग से निकाल सकते हो, आप ऑप्शन चेक से निकाल सकते हो। तो ऐसी अप्रोच, ऐसा नहीं है कि ये आपको पूरा सॉल्विंग नहीं आनी चाहिए। द पॉइंट इज कि वहां पे आपको अप्रोच कौन सी अपनानी है, क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ 2.5 घंटे होता है और क्वेश्चन 120 होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप ऑप्शन चेक करके वगैरह से निकाल सकते हैं आसानी से, और वो भी आपके काफी बल्क में क्वेश्चन आते हैं 15 to 16। अब आते हैं सबसे बेसिक सब्जेक्ट, बेसिक पेपर। वो चीज है हमारी फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिससे सब कुछ इंटरलिंक्ड है। पूरा कैलकुलस है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री, सब उससे इंटरलिंक्ड है। क्योंकि रिलेशन फंक्शंस में होते हैं ग्राफिकल अप्रोच। तो रिलेशन फंक्शन को मैं कहूँगा कि एक बार ग्राफिकल अप्रोच से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पेपर स्टार्ट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पहले क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिलेशन फंक्शंस के ही होते हैं, और वो हमारा मोरल बूस्ट भी कर देते हैं या मोरल डाउन भी कर देते हैं। तो रिलेशन फंक्शंस में अगर आपने एक बार ग्राफिकल अप्रोच से अच्छे से पढ़ रखा है, प्लस रिलेशन फंक्शन एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि भाई ट्रांजिटिव रिलेशन और वगैरह वगैरह, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सब अच्छे से पढ़ा हुआ। उसके बाद फंक्शंस में कि आपको पता हो किसका ग्राफ कैसे बनता है, तो वही आ जाएगा, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है वगैरह। तो प्लस फंक्शन से बहुत सारे अदर चैप्टर्स डिराइव हो जाते हैं। तो इसलिए रिलेशन और फंक्शन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इतना पार्ट जितना मैंने बताया ये लगभग कंटेन करता है 80 to 85 क्वेश्चन इन 120 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के ही होते हैं। वो थ्योरम है, शायद बीपीटी थ्योरम है, या बीपीटी थ्योरम नहीं, एक थ्योरम है जो उसमें है प्रोबेबिलिटी में। उस थ्योरम के बेसिस पे लगभग 5 क्वेश्चन हर साल आता है वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उससे 5-10 क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इतना सा अगर हम कर लेते हैं, केवल अगर हम एक बार फिर से गिने चैप्टर्स, तो वेक्टर हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री गो थ्रू करना है, कैलकुलस पढ़ना है,
और प्रोबेबिलिटी। इन इतने चैप्टर्स पढ़ के आप आराम से निकाल सकते हो एनडीए का मैथ्स का कट ऑफ। बट नाउ अगेन पॉइंट कम्स कि कट ऑफ, मोस्टली बच्चे सोचते हैं कि मुझे कट ऑफ निकालना है और उसके बाद उन्हें लगता है मेरी गैट बहुत मजबूत है। लेकिन जीएटी पार्ट जो है वो एक बहुत अनएक्सपेक्टेड पार्ट है। इसमें आपको नहीं पता है कि किस बार इंग्लिश टफ आ गई है और किस बार साइंस टफ आ गई और किस बार हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह टफ आ गई। तो इसमें एक एक क्वेश्चन कंटेन करता है 4 मार्क्स। बिसाइड दैट एक एक क्वेश्चन कंटेन करता है नेगेटिव मार्क ऑफ 1.83। तो ये मोस्टली जिन्होंने बहुत अच्छे से मैथ निकाला भी हुआ होता है उनका भी वो निगेटिव मार्किंग में सारा हाथ जाता है जीएटी के क्वेश्चंस को, क्योंकि लगभग आप 2 नंबर घटा लीजिए उसमें पर क्वेश्चन, और आप मैथ्स में 2.5 नंबर पा ही रहे हो एक क्वेश्चन सही करने का। तो कोई आपको इसमें निगेटिव मार्किंग से बहुत बचना होता है। और जीएटी का पेपर सबसे आसान दिखता है। मैथ्स में पता चलता है कि हाँ ये कठिन है या आसान है। जीएटी में आपको लगता है सारा अरे आसानी तो है, और लगा देते हैं, बाद में पता चलता है अच्छा इतने माइनस हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है मिथ है यहाँ पे कि लोगों को लगता है कि हम कट ऑफ निकाल लेंगे मैथ्स का, उसके बाद फिर जीएटी में तो अच्छे मार्क्स ले ही आएंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे 2 अप्रोच है कि हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास कम समय है तो आप इतने चैप्टर्स करके अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। अगर आप, और इसमें भी सेफ स्कोर है कि आप एक पीवाईक्यू देकर देख लो कि हाँ आपके 110 या 120 के बीच में आ रहे हैं, तो हाँ आप श्योर हो कि आपका कट ऑफ निकल जाए। नो, मैं तो कहूँगा कि आपको मैथ पे फोकस करना चाहिए अगर आप पीसीएम से 12th कर रहे हो, क्योंकि वो आपका एक रिच पार्ट है। तो अगर आप मैथ्स में 150 to 160 मार देते हो, ये एक अच्छा स्कोर होता है। अब जैसे लोगों को एक ये भी है कि कौन सा स्कोर सही है कौन सा बेकार है, कितना स्कोर होना चाहिए। तो एक सेफ स्कोर है आपका 120 से 135 के बीच में। एक अच्छा स्कोर होता है आपका 150 to 170 के बीच में। और एक बिल्कुल हाँ पासिंग स्कोर होता है वो अप्रॉक्स 90 वाला। लेकिन एक बहुत अच्छा स्कोर होता है, अगर आप बहुत ही अच्छे, आपको मैथ्स पसंद है, तो मैं कहूँगा कि हाँ आपको 180 के ऊपर और 210 तक सोचना चाहिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिच हो मैथ। नाउ कम्स टू जीएटी। जीएटी में सबसे पहले इंग्लिश में 10-10 क्वेश्चंस आते हैं सिनोनिम के, 10 आते हैं एंटोनिम के, 10 आते हैं आपके इडियम फ्रेजेस। ऐसे 10-10 क्वेश्चन का इस समय वो चल रहा है हमारा जो पेपर का जो शेड्यूल है वो इस टाइप से चल रहा है हमारा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले थोड़ा डिफरेंट था, बट हाँ अब 2020 के बाद से ऐसा हो गया है, 21 के बाद से। तो अब क्या है कि हमें अपनी वोकैब पे फोकस करना है। वोकैब पे फोकस करने के लिए क्या है कि आपको पहले तो ये जज करना पड़ेगा कि हमारे किस टाइप की वोकैब आ रही है पेपर में, क्योंकि हम लोग बहुत कठिन से वर्ड पढ़ते रहते हैं और वहाँ पे वर्ड क्या आता है कि हाँ क्योर का आप बता दीजिए सिनोनिम इनमें से कौन है। बहुत सिंपल सा आ जाता है। हैप्पी का सिनोनिम पूछ देते हैं। बात ये नहीं है कि हैप्पी आसान है, बात ये है कि ऑप्शंस कठिन है। ऑप्शंस कठिन है। तो ऑप्शंस में आपको फोकस करना है कि हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इसमें कौन सा सिनोनिम है। अब एक मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ एंटोनिम की। एंटोनिम्स तो ये पूरा डिकोड हो जाता है इससे कि आपको मान लीजिए एंटोनिम नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने कितनी भी वोकैब पढ़ी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एंटोनिम्स है। और एंटोनिम्स के वर्ड थोड़े क्रिटिकल देते हैं वो लोग, जिसके इवन 2-3 क्वेश्चन वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनके आपको मतलब ही नहीं पता होता उस वर्ड का। तो उसमें एक अप्रोच अपनाइए कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 3 ऑप्शंस के सेम मीनिंग निकल रहा होता है और एक ऑप्शन का अलग मीनिंग निकल रहा होता है, और जिसका अलग मीनिंग निकल रहा होता है वही सही होता है। तो एक ये अप्रोच आप अपना सकते हैं, ये बहुत बार सक्सेसफुल रहती है। इवन मैंने भी एक बार इसको अपनाया है जब मुझे बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। तो मैंने तो मुझे 2 आ रहे थे शायद एंटोनिम, और मैंने 7 ऐसे सही कर दिए थे, तो मुझे 10 में से 9 सही हो गए थे ऐसे। तो ये एक अप्रोच है जब आपको बिल्कुल ही ये, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल सोच के ना जाइए, हाँ आप प्रिपरेशन करिए, बट हाँ अगर वहाँ पे लग रहा है कि हाँ आप बिल्कुल ही नहीं हो पा रहे तो आप एंटोनिम्स में ये अप्रोच अपना सकते हैं। तो एक एंटोनिम को ऐसे डिकोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको बहुत पढ़ने पड़ेंगे, और मैं कहूँगा इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पढ़ें, क्योंकि अगर आपने 100 इडियम फ्रेजेस याद कर लिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका उसमें से 10 में से 1 भी आ जाए। लेकिन आपने अगर 1000 बस पढ़ लिए हैं
तो ये बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि शायद उन 10 में से 4-5 तो आपके पढ़े हुए आ ही जाएँगे। तो उसको आप बस पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ रखे होंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाता है कि हाँ, इसका ये होता है। क्योंकि पीडीएम फ्रेजेस थोड़े कोरिलेटिव होते हैं कि हाँ, आप कोरिलेट कर सकते हो कि हाँ, ऐसे-ऐसे होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप ईडीएम फ्रेजेस बस पढ़िए, उसको याद मत करिए, क्योंकि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है ईडीएम फ्रेजेस, वो आएँगे ही नहीं। क्योंकि मैंने एक बार अप्रोच अपनाई थी, फर्स्ट टाइम जब मैं देने गया था एनडीए का पेपर, तो मैंने ईडीएम फ्रेजेस लगभग 400-500 याद कर लिए। मैं वहाँ पहुँचा, उसमें से 2 आए, 8 आए ही नहीं। और मैं सेफ स्कोर खेल रहा था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं सोच रहा था कि हाँ, अच्छे से पेपर दें, कहीं कुछ गलत ना करें। और उसमें फिर मेरे 2 ही बस वो लगे और 2 ही सही हुए। फिर मैंने समझा कि हाँ, इसको ऐसे, फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि जो बुक जहाँ से मिल गई, जहाँ से ईडीएम फ्रेजेस मिल गए, पढ़ते रहे, याद नहीं किया। और वो 6 महीने में अगर आप रैंडम भी ऐसे पढ़ते रहोगे, तो लगभग आप 4-5 हज़ार पढ़ जाओगे। जब आप प्रिपरेशन पे ही लगे हो, तो 4-5 महीने में आप कहीं भी, क्योंकि आपके माइंड में एक स्ट्राइक कर रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। तो आप कहीं जा भी रहे हो ना, तो आपको न्यूज़पेपर में दिख गया कि अच्छा ये ईडीएम है, तो आप एक बार देख लेते हो, अच्छा इसका मतलब क्या है, बस ये याद हो गया, बस छोड़ दिया। तो ऐसे ईडीएम फ्रेजेस में आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक आता है कि फाइंडिंग द एरर। फाइंडिंग द एरर एक ऐसी चीज़ है जो मांगता है कि आपने नाउन, प्रोनाउन से लेकर एडजेक्टिव, वर्ब, सारा जितना भी होता है, सबके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रखे हैं, आर्टिकल्स वगैरह के। तो इस चीज़ के लिए आपको एक बार कहीं यूट्यूब से या किसी कोचिंग से, या कोचिंग के आप खुद से यूट्यूब वगैरह से कहीं से, या किसी नोट से प्रॉपर आप एक बार पढ़ना चाहिए आपको उन 10 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन काफ़ी मैटर करते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा स्कोर आपका बनता है कि अगर आपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं, तो आपको तुरंत स्ट्राइक होता है कि हाँ, इसके बाद दा नहीं आता, या इसके बाद ये नहीं आता है। तो ऐसे वो चीज़ कि इसके साथ ये प्रीपोज़िशन लगती है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको लेके चलनी चाहिए। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग अगले पार्ट पे, जीएस। जीएस के लिए सिर्फ 2 बुक बहुत मोर देन इनफ है, 9th की एनसीईआरटी प्लस 10th की एनसीईआरटी। इन 2 बुक्स को अगर आप वर्ड बाय वर्ड बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है। इवन मैं तो कहूँगा कि बुक को पढ़ने, एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद आपको किसी, कोई 9th-10th का आपका फ्रेंड हो, या कोई जूनियर, या कोई किसी भी रिलेटिव हो, तो उससे आप एक बार अच्छे से नोट्स मांग लो। तो क्योंकि 9th-10th में वो सेल चैप्टर है, टिश्यू चैप्टर है, इन सब से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। रेजिस्टेंस वाला है फिजिक्स में। ऐसे तो इन सबको अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो बस उतना इनफ है, 50 में आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर डालोगे। नाउ कम टू द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ द जीएटी, दैट इज जीके। अब यहाँ पे देखेंगे 50 क्वेश्चंस बहुत सारे सब डिविजन्स में है। उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सब है। इसके अलावा उसमें आपका पॉलिटी भी है, और आपका करंट अफेयर भी है। अब बात करते हैं हम लोग करंट अफेयर की। करंट अफेयर के लिए आप ऐसे रैंडम सोर्सेज से पढ़ते रहो, या फिर मैं तो कहूँगा एक न्यूज़पेपर आपको पकड़ के चलना चाहिए था पहले से, जो कि एक बेटर अप्रोच रहती कि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहते, तो आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया रहता कि हाँ, दुनिया में क्या चल रहा है। और वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, कभी आप ऐसे 40-50 दिन में भी एक बार कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो लगता है कि अच्छा, ऐसे-ऐसे चल रहा था दुनिया में, तो बहुत बड़ी चीज़ चल रही थी, हमें पता ही नहीं था कुछ। तो वो वाला फ़ील आता है। तो इस वजह से आपको न्यूज़पेपर तो रेगुलरली पढ़ते रहना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है। बट हाँ, अगर आप नहीं पढ़ पाए हो, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि कहीं से भी आपको एमसीक्यूज़ या फिर कोई वन लाइनर्स मिल जाएँ, या आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि इंस्टा वगैरह पे भी मिल जाते हैं। ऐसे पेजेज़ हैं जो कि वीकली आपको भेजते हैं, या जैसे मैं आपको एक रिवील करता हूँ कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट हाँ, एक पंजाब नॉलेज करके एक इंस्टाग्राम आईडी है, वो वीकली आपको करंट अफेयर्स देती है। तो आप उस पे जा कर के आप वीकली अगर आप पढ़ोगे, तो उससे बहुत, आपको पता ही है कि क्या-क्या आ सकता है, तो उससे आपको बस 4-5 घंटे लगेंगे, और आपका 6 महीने का करंट अफेयर आराम से तैयार हो जाएगा। और आपको सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर ही तैयार करना है। जब पिछला पेपर हुआ था और जब अब पेपर हो रहा है, उसी के बीच का, सिर्फ अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच का, बस। तो आप अपना करंट अफेयर ऐसे सुधार सकते हो। इसके अलावा आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि वो बहुत आसान होती है इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा।
कि उसमें एक बहुत लिमिटेड चीज़ है कि उसमें वही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वही डीपीएसपी है और आपके थोड़े बहुत आर्टिकल्स हैं इम्पोर्टेंट, बस इतनी सी चीज़ें हैं। अब है आपको पॉलिटी में एक चीज़ करनी है, आपको केवल चीज़ें पढ़नी है। आपको ये मतलब नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हैं और इसमें क्या-क्या है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। आपको बस ये पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट ये हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हैं, कहाँ से कहाँ तक होती है, किस आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटी होती है, किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कितने, और डीपीएसपी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट का क्या इश्यू है, प्राइम मिनिस्टर किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे होता है, उसकी वर्किंग किस आर्टिकल के अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट इमरजेंसी 352, 356 एंड 360 वो आपको डिफरेंशिएट कर लेनी है किसमें कौन सी है। बस ऊपर ऊपर बस थोड़ा सा ऐसे पढ़ लेना और उससे लगभग 5-6 क्वेश्चन आते हैं और वो आपके, अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ लिया, आप ये वन शॉट को रिफर कर सकते हो इसमें कि वन शॉट में आपने पॉलिटी पढ़ ली तो आपका सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। नाउ कम टू हिस्ट्री, आप छोड़ के मत जाओ हिस्ट्री। जैसे लोग हैं ना कि सोचते हैं कि यार 5 ही 6 क्वेश्चन आना है तो मैं हिस्ट्री वगैरह छोड़ देता हूँ, बल्कि ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में आप एक बार वन शॉट्स देख लो, क्योंकि बात यह है कि आप लास्ट तक अपने आप को जितना बिजी रखते हो प्रिपरेशन में उतना आपके अवेकेंड रहता है आपका माइंड, तो आपको चीज़ें सोचने पे मजबूर करता है आपका माइंड, तो आप एक अच्छा परफॉर्मेंस में दे पाते हो। तो आप इस हिसाब से आप थोड़ा सा हिस्ट्री के वन शॉट वगैरह देख लो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर आपने पढ़ी है और अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आई विल सजेस्ट कि आपको वो एक बार गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए और एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हिस्ट्री वगैरह पढ़ना ना आपको एक किक देता है अंदर से कि हाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम टेकिंग चीज़ है, प्लस आपको ये पता चलता है कि हाँ मैंने कुछ मेहनत की है। और ये डिपेंड करता है कि हाँ आपने अपने प्रिपरेशन के लिए जितना सेक्रीफाइस और जितनी मेहनत की है तो आप उतना अवेयरनेस से और उतना तमीज़ से जाकर के पेपर देते हो। और इस हिसाब से आपका पूरा सिलेबस लगभग खत्म होता है। बट मैं एक चीज़ एम्फेसाइज करना चाहूँगा यहाँ पे कि पूरे इस एग्ज़ाम में ये मैटर ही नहीं करता कि आपने पिछले 6 महीने में कितना पढ़ा है। केवल मैटर ये करता है कि आपने 3 सितंबर को जो 5 घंटे हैं उसमें कैसा पेपर करा है। उसमें आप कितना अपने आप को विजुअलाइज़ रख पाए, आप कितनी तेज़ सोच रहे थे, आपकी थिंकिंग स्किल कितनी तेज़ चल रही थी, आपका माइंड कितना फ्रेश था। तो उस 5 घंटे में ये बिल्कुल मत आने देना कि हमने पिछले 6 महीने में क्या किया है, क्योंकि टोटली इट विल डिपेंड कि हाँ आप 5 घंटे में क्या करने वाले हो और दैट विल मैटर अ लॉट। वो 5 घंटे ही मैटर करेंगे। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क कि आपने पिछले 6 महीने में क्या किया है। नो वन गोइंग टू जस्ट बॉदर अबाउट इट। सबको बस इतना मतलब है कि हाँ 5 घंटे में तूने कैसा किया और भाई 5 घंटे का रिजल्ट क्या है। सो दैट्स आई वुड सजेस्ट कि हाँ आप इन 5 घंटे पे अच्छे से फोकस करना और सिलेबस को इस हिसाब से जैसे मैंने बताया उसको आप लेके चल सकते हो। So, थैंक यू सो मच प्रत्युष। इट वाज लाइक कि काश कि हमको कोई बताने वाला होता जैसे प्रत्युष ने बताया, व्हाट क्वालिटी इनपुट इट वाज। सो आई कैन, हम भी रिलेट कर पा रहे हैं 2013-14 में हम भी एनडीए का एग्ज़ाम एटलीस्ट क्वालिफाई कर लिए होते। थैंक यू सो मच प्रत्युष फॉर योर विजडम। एक आपने उसमें बात की कि क्या बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो हमारा माइंड कितना फ्रेश रहता है। कभी-कभी ये होता है कि बच्चे जो होते हैं मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि उनके सिटी में वो एग्ज़ाम नहीं हो रहा होता है, वो बाहर जाते हैं और थोड़ा-सा वो स्लीप वाली, एक दिन पहले आप समझ रहे हैं नींद नहीं आती है बच्चों को और फिर वो उस मूड से एग्ज़ाम में जाते हैं। तो उस पे थोड़ा-सा कुछ बताना आप चाहें कि कैसे उस एंग्ज़ायटी को ओवरकम किया जा सकता है? एक दिन पहले वाला एटलीस्ट। अच्छा। तो ये मैं इस चीज़ में तो अपने को थोड़ा-सा लकी कहूँगा कि मेरा एग्ज़ाम तो हमेशा मेरी सिटी में पड़ता था, तो मुझे तो कोई ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ती थी। सुबह-सुबह मैं चला जाता था 1 घंटे पहले और जाके एग्ज़ाम में बैठ जाता। बट हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अदर सिटीज़ से आते हैं और हाँ, ये मैटर करता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो वगैरह। बट हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी मैटर करता है कि हाँ, आप अब जैसे एक बार मेरा जो था 3rd या 4th अटेम्प्ट था, वो मेरे घर के बिल्कुल पास में पड़ा हुआ था कि 300 मीटर दूर पे पेपर था। बट उसमें भी मुझे हेजिटेशन हो रहा था और जब मेरा बहुत दूर पड़ता है तो भी हेजिटेशन हो रहा था। तो वो चीज़ तो होती है, वो ये चीज़ पे मैटर नहीं करती कि कौन कितना दूर से ट्रैवल कर रहा है। बट हाँ, ये मैटर करती है कि आप एंड पॉइंट पे कर क्या रहे हो। तो मैं तो एंड पॉइंट पे ये करता था इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, जो मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी है कि मैं वन शॉट्स देखता था एक दिन पहले बैठ के। कुछ काम नहीं है, आराम से वन शॉट देख रहा हूँ
और ये चीज़ मैं कहूँगा कि हाँ, एक ये इस समय बहुत फेमस चीज़ है रील्स। प्रिपरेशन में देखियो कोई बात नहीं अपना, हाँ, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले से रील तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अपना इंस्टाग्राम ही डीएक्टिवेट कर दे बंदा। क्योंकि वहाँ पे रील चलेगी ना तो वो 1-1 सेकंड बहुत मैटर करता है। तो रील वहाँ पे तो मत ही चले दिमाग में। तो इसके अलावा जो है, हाँ, अपने को वन शॉट्स में आप इंडल्ज कर लो तो आपका टाइम जो है वो कट जाएगा अच्छे से। कि हाँ, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि यार इतना पढ़ा था, ये हो गया। क्योंकि जब आप वन शॉट पढ़ते हो ना तो आपको जब दिखता है कि हाँ, इसने बताया कि हाँ, डीपीएसपी 35 से 51 के बीच में से, तो आपको लगता है अच्छा ये तो मैंने पढ़ रखा था, वाह! तो वो ना वो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो यार काम का तो है, ये शायद आएगा कल। और जब आप लास्ट टाइम पे बैठ करके रील देख रहे होते, तो आपको लगता है कि यार भाई पढ़ा था, पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, कल कर पाएँगे कि नहीं कर। ये सब गंदे थॉट्स नहीं आएँगे फिर उस समय। आप पढ़ते रहो आराम से, लास्ट पॉइंट तक पढ़ते रहो। हाँ, सुबह अगर आपका ऑप्शनल है, आपका मन हो पढ़ो, आपका मन हो ना पढ़ो। मैं तो कहूँगा सुबह नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है तो भाई पढ़ो आराम से। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने दिया था मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैं तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी खड़े होके पढ़ रहा था। और वो मैटर करता है कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, चाहे आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर करो। क्योंकि कोई आपसे ये नहीं पूछने वाला कि आप रोल नंबर देख के वहाँ पे अपना माइंड काम कर रहे थे या फिर आप पढ़ रहे थे। सब यही पूछेंगे रिज़ल्ट कैसा आया? तो वो चीज़ है। एंग्ज़ायटी बिल्कुल नहीं होगी अगर आप पढ़ते रहोगे, क्योंकि जब आप रिवीज़न करते हो तो आपको ये दिखता है कि हाँ, आपने पढ़ा है सच में। जब आप रिवीज़न ही नहीं करते हो ना तो आपको लगता है कि यार पढ़ा भी था कि नहीं, कुछ चीज़ें याद भी हैं कि नहीं। और जब आपका सामने आपके पेपर आता है तब आपको बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे वी कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स के ऐसे फ़ॉर्मूले हैं, वो जो हमारे क्या कहते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वगैरह करके जिनके इंटीग्रल्स होते हैं, तो इन सब के बहुत कन्फ्यूज़िंग से होते हैं। अब उसमें क्या है, बंदे ने अगर पढ़ रखा है 3 महीने पहले, तो वो एग्ज़ाम में जब पहली बार देखेगा ना तो उसको लगेगा अरे ये क्या है? अब इसमें उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने 1 दिन पहले जब वो पढ़ रहा है तो उसको खटाखट से समझ में आता रहेगा, अच्छा इसमें तो ये है, इसमें तो ये है, और उसको ये कॉन्फिडेंस आता रहता है, ये तो अरे पढ़ा ही था, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी फ़ॉर्मूला। एक फ़ॉर्मूले की बुक होनी चाहिए, मतलब बुक नहीं, कॉपी होनी चाहिए खुद की जिसमें आपने सारे फ़ॉर्मूले लिख रखे हैं। और उसको पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगना चाहिए। ऐसे वो आपने लिख रखा हो। और आपको इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो उनको एक बार 1 घंटे में पढ़ लिया, 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के वन शॉट्स पड़े रहते हैं यूट्यूब पे, अच्छे टीचरों के, देखिए। तो वो देख लिए, जैसे हिस्ट्री का देख लिया या पॉलिटी का देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ वन शॉट्स मैथ के पड़े रहते हैं। जैसे कि मैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कहूँगा कि आप लगाओ चाहे कम, लेकिन आप एक बार वन शॉट्स लास्ट में ज़रूर देखते रहो। क्योंकि उससे ना 2-3 क्वेश्चन्स आपके सामने आ जाते हैं बड़े-बड़े वाले, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है। तो आप ऐसे करो। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जैसे लोग हैं ना कि वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैथ के, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो पहले आ चुके हैं या पहले नहीं आए हैं, बल्कि जैसे आजकल कोचिंग से बहुत ट्रेंड चल रहा है मॉक का, मॉक क्वेश्चंस का, कि वो अपने मन से क्वेश्चंस बना के दे रहे हैं कि हाँ, ये डिफिकल्टी लेवल होता है, आप करो। इवन वो वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं भाई। जैसे अभी मैं देख रहा था, मैं थोड़ा सा जेन्युइन रहूँगा इस पॉइंट पे, कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, जो युवा तेजस का व्हाट्सएप ग्रुप है, कुछ लोग क्वेश्चंस भेजते हैं और कुछ लोग उसका ऑब्वियसली सॉल्यूशन करके देते हैं बड़े अच्छे तरीके से। एंड इट्स अ गुड डीड कि हाँ, आप कर रहे हो। बट जिस लेवल के क्वेश्चन है वो नहीं आने वाले हैं एनडीए में। आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके कोई फायदा नहीं है, आपको अपना ज्ञान वहाँ नहीं दिखाना है। ऐसे तो पीएचडी स्कॉलर्स तो बड़े अच्छे-अच्छे पढ़े हैं मैथ्स के, लेकिन नहीं निकाल पाए ना एनडीए, क्योंकि उन्हें वो ज़्यादा घुस गए चीज़ों में, तो उतना घुसना है ही नहीं। पता है कि हमें जब आसानी आता है, डायरेक्ट हमसे फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें। हम ऐसे क्वेश्चंस क्यों सॉल्व करें जिससे हम, अब जैसे है, मैं ये एक चीज़ है कि हाँ, एक मैं देखा, मेरा ही मोरल डाउन हो गया कि क्या इतने कठिन क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं एनडीए में। मैं कहा मेरे तो निकल गया, अब तो जनरेशन के लिए बड़ी दिक्कत है, ये लोग कैसे एनडीए निकालेंगे। तो वो ना खुद का मोरल डाउन कर देता है कि अरे इतना कठिन आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा-सा जो लोगों ने क्वेश्चन, क्योंकि होंगे यहाँ पे कुछ लोग जो उस चीज़ में इंडल्ज नहीं थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि उनसे हो ही नहीं रहे होंगे। तो लेकिन हाँ, वो चिल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इतने कठिन क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन थोड़े आसानी आते हैं। और ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि 120 में 80 क्वेश्चन बहुत आसानी से करने वाले होते हैं। अगर आपको अच्छे से टाइम दिया जाए, वो तो माइंड पे प्रेशर बना सकते हैं 2.5 घंटे, नहीं तो अगर आपको अच्छे से टाइम दिया जाए तो हर बंदा आराम से 70-80 क्वेश्चन कर सकता है इसके, बैठ के अगर सॉल्व करे। तो बात बस प्रिपरेशन की यही है कि हाँ, जितना आपका माइंड काम रहेगा, क्योंकि जो टाइम प्रेशर है वो आपको
बहुत ज़्यादा प्रोवोक करता है कि आपका माइंड काम रहे, क्योंकि अगर आपका माइंड काम नहीं है तो टाइम प्रेशर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो इसलिए लास्ट में थोड़े वन शॉट देख लो, बाकी कुछ ना हो तो आराम से नींद पूरी करो अच्छे से, और सुबह उठ कर के बढ़िया से पहुंच जाओ। नाइस नाइस। शरद कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस शरद। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपका जब पहले एनडीए का अटेम्प्ट था, तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, तो आप कैसा फील कर रहे थे वहाँ पे मतलब? ओके, तो यस, मैं एग्जामिनेशन हॉल में तो भाई बहुत फोकस्ड रहता हूँ, और मैं ये सलाह भी दूंगा कि तुम लोग को भी फोकस्ड रहना चाहिए। एक तो बोलना नहीं चाहिए, आस पड़ोस वालों से बात बिल्कुल मत करो जब तक एग्जाम ना हो जाए। इवन मैथ्स का एग्जाम तो जब तक ना हो जाए तब तक तो बिल्कुल भी मत बात करो, क्योंकि ये ना आस पड़ोस वाले जो दोस्ती बनाने लगते हैं, और भाई कहाँ से हो, कैसे हो, ये है वो है, उससे ना आपका माइंड डाइवर्ट होता है, और आपको लगता है कि हाँ भाई हम तो अच्छी जगह हैं, यहाँ पे पेपर देने से एक मोटिव तो सॉल्व हो रहा है कि हमें नए लोग मिले जिनके अंदर टैलेंट है। बल्कि ऐसा नहीं है, नए लोग आपको मिल जाएंगे जब आपका पेपर हो जाएगा, तब आप खूब बात कर लेना। पहले बिल्कुल स्टे फोकस्ड रहो, कोई मतलब नहीं है किसी से अपना। और मैथ्स के पेपर में तो बिल्कुल, क्योंकि वहाँ टाइम गेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस समय मैथ्स के पेपर के समय तो बिल्कुल शांति से जाओ, बैठे रहो। इवन मैं तो कहूंगा कोरोना नहीं है कोई बात नहीं, मास्क लगा के जाना। मास्क लगाए रहोगे कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा, सबको लगेगा ये कोई ऐसे ही वो पढ़ाकू सा बच्चा है जिसको कोई इंटरेस्टिंग बनता नहीं है। भाई तुम्हें इंटरेस्टिंग बंदा अपने को एसएसबी में दिखाना है कि हाँ तुम इंटरेस्टिंग हो। तुम्हें ये रिटर्न में कोई नहीं पूछ रहा भाई कि तुम कैसे पढ़ाकू हो या फिर बिल्कुल खेलते वेलते हो कि नहीं, कोई मतलब नहीं। शांति से मास्क लगा के जाओ, पेपर मिले बस शांति से पेपर में जुट जाओ, और इतने तन्मयता से पेपर करो कि अगल बगल वाले का तुम्हें ये तक ना देखना पड़े कि भाई ये कर भी रहा है पेपर कि नहीं। तुम्हें बाहर आके पूछना पड़े कि भाई तूने किए भी थे कि बैठा ही था। उस समय तो देखो ही मत आस पड़ोस में कि कोई क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इवन तुम इतना बिजी हो जाओ ना कि जब वो एक वो अटेंडेंस शीट लेके आते हैं जिसमें साइन वगैरह कराते हैं, उस समय भी तुम इतने, मैं तो इतनी उसमें रहता था कि भाई जल्दी लाओ बस मैं करके दे दूं वापस, क्योंकि वो एक एक मिनट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस पेपर में तो आप बिल्कुल ही बात मत करो, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनडीए में। तो मैथ्स के पेपर में तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि बात करो, बट हाँ आप अपना मूड थोड़ा सा लाइटन कर सकते हो जब आप बाहर आओ मैथ्स के पेपर के बाद, कि आप गए थोड़ा खाना वाना खाया जो भी है अपना लंच वगैरह। उसके अलावा लोग बात करते हैं तो उनके बीच में जाके खड़े हो जाओ और सुनते रहो, ज्यादा बोलो नहीं, क्योंकि सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बोलने लगते हो ना तो बार गोसिंग होने लगती है, और फिर आप कि हाँ भाई मेरा पेपर ऐसा गया वैसा गया, नहीं बताना है किसी को पेपर कैसा गया। वो तो यूपीएससी वाले बताएंगे ना कि कैसा पेपर गया। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं किसी को बताना कि मेरा पेपर अच्छा गया है बुरा गया। बहुत बुरा गया हो फिर भी शांत रहो, अच्छा गया हो फिर भी शांत रहो। तो वो अच्छी चीज रहेगी कि हाँ भाई आराम से शांत आप बैठे हुए हो, जैसा हुआ पेपर ठीक है। उसके बाद फिर गैट में आपका पेपर ऑब्वियसली 2.5 घंटे का पेपर होता है, फिर भी आपका 2 घंटे में हो जाता है लगभग। आप कितना भी स्लो करो 2 घंटे या 2:15 में तो बहुत हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट करते हो तो आपका एक ही घंटे में हो जाएगा। बट मैं ये सलाह दूंगा उसे फास्ट मत करना, क्योंकि आप जितना उन चीज़ों पे सोचने पर का टाइम दोगे वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि वो पेपर लगता पूरा आसान है, और वो माइनस मार्किंग 1.83 लेके जाता है हर क्वेश्चन में। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा अपने आप को चिल मूड रखना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ सुबह सीरियस अपना बन के रहो, क्योंकि सुबह सीरियस रहने में काफ़ी फ़ायदा है। और ऐसा नहीं है कि आप जब तक खुशहाल नहीं रहते हो तब तक आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है। अंदर से तो आप खुशहाल ही हो ना, मास्क के अंदर तो आप खुश ही हो, बिल्कुल हंस रहे हो। बाहर सबको दिखना चाहिए कि हाँ आप बहुत सीरियस बंदे हो और सीरियस एस्पिरेंट हो, और सीरियस एस्पिरेंट होना एक अच्छी बात है, क्योंकि आपका करियर की बात है, तो आपको सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। इवन योर पेरेंट्स जो कि आपके साथ गए होंगे, या जो भी आपका फ्रेंड या जो भी गया होगा, वो भी जब देखेगा ना कि सीरियस हो, तो वो एक बार ये कहेगा हाँ भाई पेपर के लिए बंदा सीरियस था। अगर तुम हंसते रहे और उसके बाद फिर पेपर भी बेकार कराए, तो वही सबसे पहले बोलेगा कि हाँ कहाँ सीरियस ही था भाई। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को सीरियस रखोगे, वो एक बेटर अप्रोच होती है किसी किसी भी एग्जाम में अपने आप को इंड्यूस करने की। तो दैट्स ऑल। I think Sharad is satisfied with the answer. So now my next question from Pratyush is कि जैसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस की बात हुई कि नो डाउट ये होता है। इवन सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर लाइक कि उनके पास इतना सारा काम है
पढ़ना भी है और उसके बाद उनके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस भी कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी आंचल कोई क्वेश्चन पूछना चाहती है। हाँ चल, यू कैन आस्क, आफ्टर दैट वी कैन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थैंक यू फॉर ऑल पॉइंट्स, सब टाइमिंग, सिलेबस, सब्जेक्ट, मॉडल का आप बताया। और आपने स्टार्टिंग में अटेंड किया था एग्जाम और आप वो क्वालिफाई भी किए थे, तो सर उस मतलब एक मोटिवेशन होता है कि आपको कंटिन्यू वो एग्जाम देते रहना है, तो उसके पीछे आप 5 टाइम कैसे अटेंड कर गए? मतलब एक बार इंसान अगर कर लेता है और वो उस चीज में पीछे हो जाता है तो फिर वो पॉइंट छोड़ देता है। तो आई वांट टू नो द सिचुएशन बिहाइंड योर मोटिवेशन टू कंटिन्यू योर एग्जाम। Okay, it's a nice question and I think Yes, it's it's a really bit nice personal question. question for me. But yes, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें अपने बैकग्राउंड में ले चलूंगा। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ से पढ़ा हूँ और एक मेरे आई हैव वन एल्डर ब्रदर जो कि सेम स्कूल से पढ़े हैं, मुझसे 2 साल सीनियर थे। वो मेरे सगे भाई पीयूष पांडे। तो क्या था कि जब मैं 10th में था तब वो 12th में थे और उन्होंने अब एनडीए अटेम्प्ट दिया, निकाला और उसके बाद वो सेलेक्ट भी हो गए। ही वाज ऑल इंडिया रैंक 334। सो अब क्या है कि एक पहले चीज तो हमारा बचपन से था कि हमें एनडीए ही जाना है, क्योंकि वो वैसे हम एक एटमॉस्फेयर में रह रहे थे, प्लस हमारा फैमिली का वो वैसा बन चुका था पापा जी का कि हाँ भाई बच्चों को इसमें भेजना है, क्योंकि एक रीजन ये पापा के माइंड में था कि एक ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर देगा। इसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी से ज्यादा वो ये देख रहे थे कि हाँ फिजिकली मेंटली मेरे बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन यू ऑल्सो फाउंड योरसेल्फ अ बिट सूटेबल फॉर द सोसाइटी, कि हाँ मेरे अंदर ऐसे पर्सनैलिटी चेंजेस आ रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप कहीं खड़े हो तो अगर कहीं बात चल रही है कि हाँ भाई ये लोधी वंश में ये था वो था, या फिर चल रही है कि पानीपत का युद्ध हुआ था, तो आप हो कि हाँ आप इंडल्ज हो सकते हो इसमें कि हाँ भाई पानीपत का युद्ध हुआ था, इब्राहिम लोधी को हराया गया था, बाबर ने हराया था, तभी मुगल काल आया। तो वो ना तब आपको कॉन्फिडेंस आता है या आप सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाओगे अच्छे से। तो वो मेरे पापा के अंदर ये सोच थी बचपन। देन आफ्टर मेरे भैया का जब हो गया तो फिर एक वो था कि हाँ भाई निकालना ही निकालना है, कोई अदर ऑप्शन है ही नहीं, पहली चीज। सेकेंड चीज कि हाँ जब मैं 12th तक पहुंचा तो मैंने काफ़ी प्रिपरेशन कर रखी थी, क्योंकि मैंने 11th में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एक ही वो नहीं, एक में लक्ष्य होता है किसी का, तो लाइफ का ड्रीम जॉब टाइप्स था। तो हमने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी और इवन मेरा जब 12th का फर्स्ट अटेम्प्ट था उससे 3 महीने पहले मेरा पूरा अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी थी कि मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया था, मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर अप कर लिया था और मैं मॉक टेस्ट की तरफ जाने लग गया था कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स विद टाइमिंग लगाने लगा था। तो एक ये मेरा काफ़ी मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी। बट बात यह है कि आफ्टर दैट हुआ ये कि जब मैंने स्टार्ट किया कि हाँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, मेरा क्लियर हुआ, बट मैं एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। सो द इशू दैट केम हियर कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था पीछे जाने का। क्योंकि इसका रीजन एक ये है कि ऑप्शन तब होता है इंसान के पास जब उसके पास कोई अदर बेटर ऑप्शन है। इंडिया में 12th पास बच्चे के पास ऑफिसर बनने का कोई और ऑप्शन है ही नहीं एनडीए के अलावा। केवल 12th पास बच्चों के लिए वो एसएससी सीएचएसएल वगैरह हो रही है जो कि 3rd क्लास जॉब देती है आपको। और जहां आपने जिस लेवल पे आपने यूपीएससी का रिटर्न क्वालिफाई किया हो एनडीए का, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि आप किसी और तरफ अपने आप को मोड़ो, पहली चीज। सेकंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस नाउ, हाँ सेकंड पॉइंट कि मैंने इतनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी थी कि एक बार जब आप पूरा सिलेबस, इतना डीप सिलेबस आपने पढ़ लिया हो और इतनी मेहनत कर ली हो कि आपको पता हो कि यार रिटर्न तो निकाल ही लेंगे, तो फिर आप किसी और चीज की तरफ जाओगे ही नहीं। फिर तो एक ही मेरे पास सिंपल सा रूल बचा था कि हाँ मुझे एसएसबी पे किस तरह से फोकस करना है, बस कि हाँ एसएसबी में मैंने क्या कमी की है और इसको अगली बार मुझे कैसे सुधारना है। थर्ड चीज, मेरे पास अटेम्प्ट थे तो मैंने अच्छे से उसको कैरी ऑन किया। और इवन मैं बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट जो पेपर था मेरा, तो मैंने फर्स्ट जो मेरा हुआ था मतलब एनडीए फन 2021 मैंने दिया था, उसमें मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे। बट मैंने उसके बाद मेरे गैट में अच्छे नहीं थे, जीएटी में इतने अच्छे नहीं थे।
उसके बाद मैंने जीएटी पे बहुत फोकस किया और नेक्स्ट टाइम मेरे जीएटी में 350 प्लस मार्क्स थे। तो उस बार मेरा स्कोर ही 500 के ऊपर जा चुका था, 550 के अप्रॉक्स। तो मैंने उस रिटर्न को भी नहीं छोड़ा था कि हाँ प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि मुझे ये था कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं बॉर्डर लाइन सिचुएशन पे कहीं मैं रिटर्न ना निकाल पाऊँ, क्योंकि मुझे पता था ना कि रिटर्न निकाल लेंगे तो एसएसबी तक एक बार पहुंच चुके हैं, वो भी एसएसबी के लास्ट डे में आउट हुए हैं, तो हाँ ये एक बेटर ऑप्शन है कि हम इसको कैरी ऑन करें। सेकंड चीज, सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे भैया थे कि भैया मुझे हमेशा, एक तो वो ना कि वो भाई होता है तो वो ना रोज रोज कॉल करके बताते रहते थे कि भाई आज ना ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। तो जब आप रोज रोज का रूटीन सुन रहे होते हो ना एनडीए का, तो आप बहुत ज्यादा इंस्पिरेटेड हो जाते हो। मोटिवेटेड तो छोटी चीज हो गई। और मेरे भैया यही चीज कहते भी हैं कि मोटिवेशन नहीं होना चाहिए खुद के अंदर, इंस्पिरेशन होना चाहिए। क्योंकि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म चीज है कि मैंने आज आपको मोटिवेट किया है तो आप 4 दिन मोटिवेट रहोगे, शायद आप एग्जाम तक मोटिवेट ना हो पाओ, एग्जाम तक शायद आपका मोटिवेशन डाउन हो गया। बट अगर आज आप मुझसे इंस्पायर हो जाते हो तो ये एग्जाम नहीं, लाइफ में आप हमेशा मुझसे इंस्पायर रहोगे कि हाँ उस इंसान ने ये बात बताई थी, ये बहुत अच्छी थी। तो मैं इंस्पिरेशन पे फोकस कर रहा था और वो मेरे एक जहन में बस चुका था कि हाँ मुझे ये करना ही करना है, कैसे भी हो, कोई अदर ऑप्शन भी नहीं था। प्लस हाँ थोड़ा सा एक चीज मैं कहूँगा, सोसाइटल प्रेशर आ जाता है जब आप फेल होते हो। एक दो बार जब मैं फेल हुआ तो फिर हाँ सोसाइटल प्रेशर आ गया कि वो कि हाँ बड़ा भाई वहाँ है, तुम क्या कर रहे हो इस समय, ये है वो है। हाँ मैंने बैकअप के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से मैं बीएससी कर रहा था, बट हाँ मुझे ये इशू था कि हाँ मुझे करना ही करना है। सेकंड चीज कि हाँ इसके अलावा जब ये सब हो गया, एक और चीज मेरे दिमाग में ये थी कि हाँ अब इसको अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसको बिना निकाले तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। ये होता है ना कि हाँ मुझे ये पता था कि हाँ शायद मेरा अटेम्प्ट में ना हो, बट हाँ ये था कि बिना निकाले छोड़ना नहीं है, लास्ट दम तक लड़ना है। निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो देखा जाएगा, बट लड़ना तो है ही। ये चीज थी। देन आफ्टर हाँ मैंने किया, और हाँ मैं फोर्थ अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया था। बट अभी फिफ्थ अटेम्प्ट ये जो अप्रैल वाला था, ये मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में दे दिया था कि हाँ हो जाता है तो देखते हैं क्या चल रहा है, क्योंकि ये एक हमें इससे वो रहना चाहिए, इससे अपडेटेड रहना चाहिए कि हाँ हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आगे कंपटीशन कैसा चल रहा है। तो ये फायदा था कि हमें स्टे मोटिवेटेड रहने का कि हाँ लाइफ में कैसा कंपटीशन चल रहा है। तो उस कंपटीशन को मैंने एनालाइज करने के लिए फिफ्थ अटेम्प्ट दिया था। तो हाँ इस हिसाब से मैं मोटिवेटेड था। और हाँ ये अच्छी चीज़ है कि आप एक बार कोई चीज़ ठान लियो तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए एक दो हार से, क्योंकि हार ही तो ऐसी चीज़ है ना जो कि आपको और मोटिवेट करनी चाहिए कि भाई ये हम हार गए और दुनिया क्या कहेगी। जो लोग कहते हैं ना कि इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी, बहुत फोकस करना चाहिए भाई दुनिया क्या कहेगी। तुम अगर एक बार करके और तुम्हारे पास अभी 2 अटेम्प्ट हो और फिर तुम छोड़ के चले जाओ, तो दुनिया को कहना बनता है भाई कि तुम क्यों छोड़ के चले गए। और हम सब कुछ तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि सोसाइटी देखे कि हाँ मैंने क्या किया है। अगर मैं एनडीए निकाल करके घर में बैठा रहूं और शांति से बिल्कुल कि मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा है। ये तो सोसाइटी है ना जो कि हमें अप्रेज कर रही है कि हाँ तुमने एनडीए निकाला है, ये एक अच्छी चीज है और ये मेरा मोरल बूस्ट कर रही है। तो सोसाइटी का कहना एक बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं आप सोसाइटी से एक्सपेक्ट करके चल सकते कि जब आप फेल हो रहे हो जब आप जीत रहे हो दोनों में सोसाइटी सेम रहे। क्योंकि अगर सोसाइटी दोनों में सेम रहेगी तो आपका मोटिवेशन कहाँ से आएगा जीतने का। फिर तो आप फेल होते रहो, कह दोगे यार तारीफ तो तब भी मिलती है, फेल ही हो जाते हैं, क्या दिक्कत। तो उस चीज पे थोड़ा सा अपने प्रेशर लीजिए सोसाइटी का और अच्छे से करिए। तो ऐसे मेरा मोटिवेशन था और दैट्स हाउ आई कंटिन्यू। It was really nice. Thank you It was so much. feeling Now like I'm कि definitely inspired to you. yes. It was feeling like कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्रत्युष जो है अभी वो 20 साल से कम उम्र के हैं। It was like कि 50 years का कोई आदमी और जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें हमें बता रहा है कि लेट्स गेट मोटिवेटेड, क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, क्यों नहीं पड़ता है। दिस वॉज रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच प्रत्युष फॉर शेयरिंग। ये विजडम जो होता है, जो हार्ड वर्क करता है, एक बार अगर लाइफ में किसी ने कर लिया बहुत ज़्यादा मेहनत, तो वो उसकी बातों में दिखता है, वो उसके एक्शंस में दिखता है, और जो कि आपके में दिख रहा है। हम जो लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे वो ये था कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं जब कोई बच्चा कोई चीज़, इवन नॉट इवन अ बच्चा, कोई आदमी अगर कोई काम भी करने जा रहा है तो देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हाउ यू मैनेज दोज डिस्ट्रैक्शंस, और सबसे इफेक्टिव वे क्या हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स के साथ ये है, एक जो सुनने में हमें हमेशा आता है कि मेरे दोस्त हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर हम किससे बातचीत करेंगे। लेकिन सेम टाइम पे वो गोल इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दोस्तों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं आपसे छूटेंगे।
सो उस चीज़ को आपने कैसे मैनेज किया और ये आगे कैसे बढ़ा? इस पे हम एक जानना चाहेंगे आपसे। सर, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हाँ, मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में ये एक अच्छी चीज़ भी कह सकते हैं, बुरी चीज़ भी कह सकते हैं। तभी एक सोसाइटी में फैला हुआ है कि हॉस्टल के बच्चे बिगड़ जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हॉस्टल के बच्चों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो साथ में 24 आवर्स स्पेंड कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हाँ, मैं हॉस्टल में रह रहा था, तो एक मेरी अच्छा खासा मेरा फ्रेंड सर्कल था। प्लस वो होते हैं ना कि वो आप पढ़ रहे हो तो वो अचानक से आ जाते हैं कि भाई चल यार कुछ खिला दे कैंटीन में। तो मुझे तो ऐसे तक डिस्ट्रैक्शंस मिलते थे। तुम लोग तो घर पे रह रहे हो अगर, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है कि घर पे कोई आके थोड़ी ना रैंडम कह देगा कि चलो भाई कुछ खिलाओ जल्दी। तो ये आप इसमें एक बेटर पॉइंट पे हो। सेकेंड चीज, फ्रेंडशिप की बात करें तो देन आफ्टर मैं 12th के बाद मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में आया, और आई एम द वन जिसका अपने क्लास में सबसे ज्यादा दोस्ती है। मतलब नंबर ऑफ फ्रेंड्स ही पूरा क्लास ही मेरा फ्रेंड है। मुझे ढूंढते हैं कि कहीं भी कोई ना कोई कॉल आ रहा होता है, प्रत्युष कहाँ हो, ये है, वो है। काफी मेरे मतलब अच्छे खासे दोस्त हैं। और क्योंकि मेरे अंदर ये एक अच्छी स्किल है कि मैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेता हूँ, तो मेरे तो बहुत ही फ्रेंड थे, नंबर ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज्यादा थे। लेकिन हाँ, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन होता है कि आप उनको किस तरह से हैंडल करते हो। पॉइंट ये नहीं है कि आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे, पॉइंट ये है कि यू डोंट वांट टू मिस दैट एंटरटेनमेंट जो आप उनके साथ कर रहे हो। आपको है ना कि आपको अगर दिन में 4 बार ले जा रहे हैं खाने पीने, तो आपको भी तो मजा आ रहा है ना। और अगर 15 लोग जा रहे हैं, उसमें अगर आप नहीं जाओगे ना 3 बार, तो 14 लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा, क्योंकि आप जा रहे थे, अब आप नहीं जा रहे हो, आपकी तो बिल्कुल वो कॉन्ट्राडिक्टरी एक इमेज हो गई ना कि हाँ आप एक बार जा रहे थे, आप नहीं जा रहे थे। लेकिन 14 लोगों को क्या है, वो तो जा ही रहे थे ना। तो और वो नाराज भी नहीं होंगे अगर उनको पता है कि भाई बंदा प्रिपरेशन कर रहा है या बंदा कुछ कर रहा है। तो वो इतना नाराज नहीं होते। और फ्रेंड्स में इतना चलता है कि भाई, और वो मैं एक चीज बता दूं कि हाँ, ये है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो, मे बी वो थोड़ा बहुत नाराज हो जाए, बट दे वुड बी द वन जो कि जब आप रिकमेंड होगे ना, तो फिर वो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे और सबसे ज्यादा खुश होंगे, सबसे पहले वही पार्टी मांगेंगे। और आपकी सक्सेस का कोई मतलब नहीं है अगर आपसे कोई पार्टी मांगने वाला ना हो, क्योंकि फिर तो मजा ही नहीं आता ना। खुद की सक्सेस में क्या ही मजा है, खुद को थोड़ी ना जा करके कहोगे चलो आज डोमिनोज चलते हैं, खा लेते हैं जाके। वो तो फ्रेंड्स होते हैं ना जो कहेंगे चल भाई डोमिनोज चल, वहां पे आपका थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन हाँ ये आपको रहता है कि हाँ भाई यार चलो ठीक है, मजा आया, मैंने कुछ किया है लाइफ में, तब मैं पार्टी दे रहा हूँ। So giving a party is also one of the opportunity as well as the responsibility that friends give you. तो ये एक अच्छी चीज है। इसके अलावा एक और है कि हाँ, डिस्ट्रैक्शंस। आजकल मैं तो कहूँगा फ्रेंड्स से ज्यादा बड़ा डिस्ट्रैक्ट, फ्रेंड्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत अच्छे डिस्ट्रैक्शंस होते थे जब फोन नहीं होते थे। अब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोन। हाँ, फोन आप यूज करते हो, अच्छी चीज है कि हाँ, लेकिन एक चीज है ना कि जब आप 2 घंटे का लेक्चर देखते हो, तो 2 घंटे का लेक्चर जो आप सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीट कर लेते हो, फिर आपका मन हो जाता है कि यार चलो अच्छा 5 मिनट तो कुछ ऐसा इधर उधर का चला ही ले। और वो चीज ना, वो आपका 2 घंटे का पूरा बर्बाद कर देती है, क्योंकि आपने जो 2 घंटे पढ़ा, फिर आपको नीड होती है कि आप खाली बैठ के उन चीजों पे सोच रहे हो। या कुछ नहीं है तो किसी के पास जाकर के आपने ज्ञान दाग दिया। मैं तो अपनी मम्मी के ऊपर ही बता देता था कि मम्मी पता है ये जो होता है ना, डीपीएसपी यहाँ से यहाँ तक होती है, पता है ये जो रिट्स होती है 5 रिट होती है, मैंने मम्मी को बता डाला है। अब तो मम्मी सुन लेती थी कि अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। मम्मी अपना खाना बना रही है तो भी वो सुन लेती थी, तो ये एक अच्छी चीज रहती थी मेरी मम्मी के साथ। और प्लस मैं फ्रेंड्स में हॉस्टल में था, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत अच्छा फ्रेंड था, तो मैं हम लोग साथ ही में रहते थे, तो मैं उसको कुछ ना कुछ ज्ञान दे देता था। कि जैसे मैंने पढ़ा ना कि अगर मोदी जी यूएई गए हैं, तो ये डील हुई है, तो मैं जाकर के उसको बता देता था कि भाई पता है आज मोदी जी यहाँ गए हैं, ये डील हुई है। अब किसी को तुम करंट अफेयर की चीज बता दोगे ना, तो वो इंटरेस्ट से सुन लेगा कि अच्छा यहाँ गए हुए हैं, ओहो ये हो गया। तो वो तो अच्छी चीज है आपके लिए कि आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप रियली मोटिवेटेड रूप में लो कि हाँ आप उनका फायदा उठाओ। और फ्रेंड का फायदा उठाने में गलत क्या है, वो भी तो तुम्हारा फायदा उठाते हैं भाई। तुमसे वो तो मौका नहीं छोड़ते कि तुम्हारे पास पैसा हो और वो पार्टी ना लें। वो तो बिल्कुल पूरा तुम्हारे बर्थडे तक का वो फायदा उठा लेते हैं कि भाई चलो बर्थडे आ गया, कुछ नहीं पार्टी मिलेगी। तो आप भी पूरा फायदा उठाओ उनके नॉलेज का, उनके कम्युनिकेशन का। कि बहुत बार होता है कि हाँ तो किसी का बहुत अच्छी मैथ्स है, उसको व्हाट्सएप पे 2-3 क्वेश्चन भेज दो कि भाई ये वाला बता दो, वो बताएगा आपको। फ्रेंड्स है वो भी तो भाई आप अपनी तरफ से क्यों सोच रहे हो कि फ्रेंड बुरा मान जाएगा। आप भी तो किसी के फ्रेंड हो, आप भी तो बुरा मान सकते हो। तो उसको भी तो ये फिक्र है ना कि मेरा फ्रेंड ना बुरा मान जाए, तो उसका फायदा उठाओ। प्लस एक चीज मैं कहूंगा कि हाँ,
सैक्रिफाइस बहुत मैटर करता है लाइफ में। थोड़ा-सा अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों पे भी सैक्रिफाइस करोगे ना, जैसे होता है कि जब एग्ज़ाम होता है तब आप अपनी थोड़ी-सी नींद सैक्रिफाइस करते हो, या फिर अगर अपना थोड़ा-सा खाना डिले करके सैक्रिफाइस करते हो, वो सुकून अलग ही होता है कि हाँ भाई सैक्रिफाइस करके, और सच में उससे पेपर भी अच्छा जाता है। क्योंकि आपके दिमाग में होता है ना कि मैंने सैक्रिफाइस किया है तो अच्छा पेपर जाना चाहिए। आप तमीज़ से पेपर देते हो। तो जब आप अपने फ्रेंड्स को थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करोगे, बिल्कुल ही हाँ कट ऑफ मत हो जाओ। थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करोगे, थोड़ा-सा अपने एंटरटेनमेंट को सैक्रिफाइस करोगे, तो जब आप पेपर में बैठोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ पहले से पुट अप रहेगी कि बैक ऑफ द माइंड कि यार मैंने थोड़ा-सा सैक्रिफाइस कर रखा है। तो वो एक अच्छी चीज़ रहेगी और ये फ़ायदेमंद है आपके लिए। थोड़ा-सा सैक्रिफाइस बनता है और कोई नहीं नाराज़ होता। भाई सबको पता है कि तुम एक मैं तो ये करता था ना कि अगर कोई फ्रेंड मुझे लग रहा है कि भाई ये नाराज़ होगा, मैं उसको जाके खुद ही मोटिवेट कर देता था कि भाई जीवन में करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको ही बता देता था। वो ना फिर वो खुद ही हो जाता कि वो 3 बार मुझे बता देता, भाई बहुत इम्पोर्टेंट है प्रत्युष भाई, तुम अपने पे फ़ोकस करो भाई। ये दोस्ती-वोस्ती कुछ नहीं चलेगी। मैं कहा हाँ भाई बहुत उसके बाद फिर मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो खुद पढ़ रहा है। वो पढ़े चाहे ना, वो डिस्टर्ब करने बिल्कुल नहीं आएगा फिर। तो ऐसे आप आराम से किसी को मोटिवेट कर दो जाके, और ये तो आपकी स्किल है ना कि आप किसको कैसे मैनिपुलेट या मोटिवेट कर सकते हो, कि आप अपनी एक छाप छोड़ इन्फ्लुएंसर, आजकल इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हुआ है कि इन्फ्लुएंस कर दो अपने फ्रेंड्स को, बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो पैसे कर दिया करो बढ़िया आराम से, कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा। जितना कूल रहोगे उतना अच्छे से फ्रेंड्स तो सोचेंगे कि हाँ यार बड़ी अच्छी बात बता दी इसने, भाई मेरे बारे में कितना अच्छा सोचता है, कि यार भाई ऐसे ऐसे कर लो भाई, बहुत अच्छा तुम्हारा करियर बने। और करियर के नाम पे हर बंदा आजकल एक्टिवेट है, क्योंकि लाखों लोग हैं कंपटीशन में। और 12th पास होने के बाद बंदा बिल्कुल सोचता है यार हाँ करियर बहुत इंपॉर्टेंट, तो दो और जले पे थोड़ा सा नमक छिड़क दो कि भाई करियर बना लो। उसके बाद वो खुद चाहे ना पड़े तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, और 4 लोगों से और कह देगा प्रत्युष भाई डिस्टर्ब मत करो, वो भाई अपने करियर पे थोड़ा फोकस है, सही कर रहा है। तो ऐसे चीजों को हैंडल करो अच्छे तरीके से और खुश रहो, क्योंकि जितना कोई बंदा खुश रहेगा तो वो बड़ी अच्छी चीज है। तो सर इस तरह से मैं हैंडल करता था चीज़ें। दैट्स रियली नाइस इट वाज। आई थिंक कि ये जो मैसेज है एटलीस्ट फ्रेंड्स वाला और करियर वाला ये सब तक जरूर पहुंचे। आई विल क्रॉप इट एंड मेक इट अ क्लिप, और उसको फिर इंस्टाग्राम रील पे अपलोड किया जाएगा इस पर्टिकुलर 2 मिनट 3 मिनट के समय को। तो थैंक यू सो मच प्रत्युष, आपने सारे जवाब दिए। चंदन का एक लास्ट क्वेश्चन होगा, वो कई बार हैंड रेज कर चुके हैं, उसके बाद वी कैन एंड। यस चंदन। एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को एग्ज़ाम से पहले वो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किए होते हैं। सो मोस्टली ये प्रॉब्लम उनके साथ होता है कि जो प्रिपेयर अच्छे से नहीं किए होते हैं। सो एट द एंडिंग कि जब वो एग्ज़ाम से पहले तो उसे बहुत कुछ याद रहती भी है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वो चीज़ें भूलने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ होता है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? देखो हर इंसान भूलता है, और ये एक पक्की चीज है कि मैं भी भूलता हूँ। बट ना लाइफ में आप रिस्क लेके चलो। जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं 8th में था, मुझे याद है, तो ना जब स्पीच, तो एक ये मेरा स्कूल इस चीज में बहुत अच्छा था कि हमारे यहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी। तो हर सैटरडे को कोई को करिकुलर एक्टिविटी होती थी। तो कोई स्पीच हो रही है, कोई डिबेट हो रही है वगैरह। इवन हमारे यहाँ जो मॉर्निंग असेंबली होती थी उसमें स्टूडेंट टॉक नाम की एक चीज होती थी, जिसमें ना स्टूडेंट टॉक में आपको कोई स्पीच थोड़ी सी देनी होती थी 1-2 मिनट की वगैरह। तो 1 मिनट का होता था मोस्टली। तो मैं क्या करता था, प्रिपेयर करके नहीं जाता था, बस टॉपिक देख लेता था, पढ़ लेता था। इसको मैं लेके चलता था एज अ रिस्क फैक्टर, कि रिस्क फैक्टर के नाम पे मैं उसको कम पढ़ता था कि हाँ चलो देखते हैं क्या होगा, खुद के मन से बोल के देखेंगे। जैसे होता नहीं है कि नॉर्मली लड़कियों की आदत होती है कि वो चीज़ें ना, अगर कोई स्पीच देनी है तो वर्ड बाय वर्ड स्पीच रट लेती हैं भाई। ये छोटे क्लास में, मतलब बड़े तो नहीं, वो तो ऑब्वियसली प्रो होते हैं। बट अब छोटे क्लास में होता है लड़कियां वर्ड बाय वर्ड चीज़ें रट लेती हैं, और फिर क्या होता है वो स्पीच कॉम्पिटिशन में जाके फुल टू बढ़िया अच्छे से दे देती हैं, और उनकी फर्स्ट सेकंड रैंक आ जाती है, और आप रह जाते हो पीछे, और हो जाते हो डिमोरलाइज कि यार मेरी रैंक नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आपने रिस्क लिया, आपने चीजें सीखी, कि वहां पे स्टेज पे जाकर के जब आपने रट के ना गए हो और तब इंग्लिश बना के बोलना, वो भी 8th क्लास में, बहुत बड़ी बात होती थी। और 1-2 बार मेरे साथ हुआ कि मेरा स्पीच बेकार हो गई उसी वजह से, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करके ही नहीं गया था, मुझे डांट भी पड़ी। बट ये फायदा था ना कि हाँ उससे मुझे, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था इस चीज के लिए कि हाँ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं बिना प्रिपरेशन के जाऊंगा देन आई वुड बी एबल टू
स्पीक। इवन टुडे मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ना मैं कुछ सोच के बैठा था कि मैं क्या बताऊंगा कुछ। वो बिना प्रिपरेशन के इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से उन चीजों को प्रैक्टिस कर रखी है। तो करना क्या है इस एग्जाम में, अब इसका एक ऐसे एग्जाम्पल लेके चलो कि जैसे अब ये एग्जाम है, इसमें माना हाँ बहुत बड़ा सिलेबस है, तुम चीजें भूलोगे ऑब्वियसली। छोटे छोटे एग्जाम्स में पढ़ लो चीजें और कह दो कोई बात नहीं, भूल जाएंगे देखा जाएगा। क्या होगा भाई, एक दो क्वेश्चन कम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम तुम्हें करना है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते समय, कि तुमने एक बार फॉर्मूले पढ़ लिए, एक बार ये कर लिया बस छोड़ दिया। या एक दो बार करो कि तुम कुछ रिवीजन ही मत करो, बिना रिवीजन के दे दो, क्योंकि रिवीजन करोगे तब तो चीजें याद ही हो जाएंगी। अभी तुमने जितना बल्क में 6 महीने पढ़ रखा है, अचानक से कल बैठो और पूरा मॉक टेस्ट दे दो, तो तुमने रिसेंटली तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर कितनी है। और ये सब एक्सपेरिमेंट घर पे किए जाते हैं, यूपीएससी के पेपर में बैठ के नहीं कर सकता कोई। वहां बैठ के करोगे तो फिर 6 महीने बाद डिमोरलाइज हो जाओगे जब रिजल्ट आएगा, और घर वाले भी बहुत सुनाएंगे कि यही बचा था तुम्हें करने में। तो घर पे बैठ के ये काम करो कि हाँ एक्सपेरिमेंट्स करो अच्छे अच्छे, कि हाँ नहीं रिवीजन करेंगे, बिना रिवीजन के पेपर दे देते हैं। तो कि बिना रिवीजन के कि अच्छा मैंने पढ़ तो सब रखा है, कि हाँ पॉलिटी पूरी पढ़ रखी थी लेकिन देखूंगा नहीं, और आज ऐसे ही कर देते हैं, अब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो इससे ना तुम्हें एक ये पता चलेगा कि मिनिमम मेरे अंदर कितना मिनिमम पोटेंशियल है, और फिर उसको कंपेयर करो मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल से। जैसे ना एनडीए में मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल है कि तुम हाँ 120 मार्क्स ला पा रहे हो मैथ्स में, और 300 मार्क्स लगभग ला पा रहे हो जीएटी में। तब ये एक मिनिमम रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, क्योंकि कट ऑफ अगर 350 जा रही है तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए 420 430 मार्क्स के लिए। तो अपने को कंपेयर करो कि भाई मिनिमम पोटेंशियल मेरा है कि अगर मैं बिना प्रिपरेशन के भी, अगर मैं बहुत बिना ऐसे चिल मूड में चला गया तो मैं कितना कर पाऊंगा। तो तुम्हारे मान लो मार्क्स आ रहे हैं 320 वगैरह, तो तुम्हें पता है कि अच्छा 320 ऐसे आते हैं। फिर क्या करो, एक बार रिवीजन मार दो, उसकी फॉर्मूले देख लिए, थोड़ा बहुत वन शॉट एक दो देख लिए, एक दिन का काम है यार, 2 वन शॉट देख लो किसी भी चीज के, और उसके बाद फॉर्मूले 1 घंटे पढ़ लिया, बहुत ज्यादा 9-10 घंटे में सब हो जाएगा, और बैठ जाओ अगले दिन पेपर देने। फिर देखोगे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे 360-70, 50 से 60 मार्क्स का चेंज 100% आएगा। और फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छा तो ये मेरा है कि अगर मैं रिवीजन के साथ जाऊंगा तो मेरा इतना हो पाएगा, और इसके साथ जाऊंगा इतना हो पाएगा, और इतनी मेरी प्रिपरेशन में कमी है। तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि हमने इतना याद था जो कि हम वहां पे भूल गए, इस फॉर्मूले को नहीं कर पाए। उन क्वेश्चन को इनसर्कल कर लो कि अच्छा 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मैं कर सकता था लेकिन शायद मैं भूलने की वजह से नहीं कर पाया। वो 25 क्वेश्चन तुम्हारे, तुम्हें ये पता चल गया हाँ मैं इस हिसाब से इस परसेंटेज में चीजें भूलता हूँ। तब तुम रिस्क फैक्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, तब तुम कहोगे अच्छा इसको अगर हम 2 बार रिवाइज कर लेते हैं शायद 25 से ये 10 पे पहुंच जाए कि हम 10 क्वेश्चन ही सिर्फ भूल रहे हैं। तो इस तरीके से अपनी अगर प्रैक्टिस करोगे, इसीलिए तो कहा जाता है भाई कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया था तो भाई मैंने 2 महीने लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर्स ही लगाए थे। पहले बिना टाइम के लगाता था, पहले रैंडम ऐसे बैठ के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए प्रीवियस ईयर के, कभी 20 कर दिए। फिर क्या हुआ, मैं पूरा पेपर देने लग गया टाइम के बिना, फिर मैं टाइम्ड देने लग गया। तो ऐसे ऐसे करके मैंने लगभग मैंने एनडीए के लिए सिर्फ एक बुक खरीदी थी, वो भी प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो एक बहुत फेमस बुक है पाथ फाइंडर, ये मेरे पास है ही नहीं, ना मैंने कोई कोर्स फॉलो किया है, कभी सब्सक्रिप्शन लिया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लास्ट में लगा के हाँ आइडिया बना, फिर टाइम्ड करने लगे, और टाइम्ड के बाद आपको रिस्क, आप भाई लोग कहते हैं मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, प्रिपरेशन अच्छी तब तक नहीं थी जब तक आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए अपनी लाइफ में। बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, और नहीं एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या होगा भाई, एनडीए के एग्जाम्स में एक्सपेरिमेंट कर लोगे, फिर लाइफ में आप बाद में सोचोगे अच्छा तो अब इन एग्जाम्स में हमें ऐसे करना है पेपर। फिर आप क्या होगा, फिर वो ग्रेजुएशन के बाद वाले पेपर्स तमीज से दोगे, एनडीए में एक्सपेरिमेंट करते रहोगे। तो इसलिए घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, चीजें नहीं भूलोगे फिर एग्जाम में। थैंक यू सो मच प्रत्युष। लास्ट में मेरा आपसे बस एक आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा कि उसके बाद फिर वी कैन एंड, कि अभी इतनी सारी बातें आपने बताई और आपने एक और चीज़ बहुत ही लाइट वे में बोल दी, बट उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा था, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। तो ऐसे आपने फ्लो में बताया, बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। सो अभी जाते जाते लास्ट 1 मिनट में आपका क्या थॉट रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि क्या होगा जीवन। जितना हम सोचते हैं केवल एनडीए तक ही लिमिटेड नहीं है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन ऑल्सो फील दैट पर्सनली।
सो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू देम कि ऐसा कह नहीं सकते कि सक्सेस आपको मिलेगी ही, कई बार केसेस हो जाते हैं कि हम नहीं कर पाते उस चीज़ को, और अभी आप खुद 16-17 साल के हैं एंड यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि ख़त्म हो गया क्या सब कुछ। सो इस पे एक लास्ट कमेंट एंड देन वी कैन। तो अबाउट प्रिपरेशन में एक चीज़ कहूँगा कि आपने 6 महीने में अगर अच्छी प्रिपरेशन कर रखी हो तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बट अगर नहीं कर रखी है तो भाई 15 दिन में प्रिपरेशन हो सकती है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। एक सिलेक्टेड सोर्सेज पे डिपेंड हो जाओ, तो चाहे उसे रिवीजन मान के कर लो, जिन्होंने कर रखी है वो रिवीजन मान के कर लें, और जिन्होंने नहीं कर रखी है वो 15 दिन में दिल लगा करके प्रिपरेशन कर लें, और ऐसे रिजल्ट्स आते हैं 15 दिन में, तो आप एग्जाम आराम से निकाल सकते हो अभी भी। इट्स नॉट अ बिग डील। सेकेंड चीज, हाँ, मे भी अगर एग्जाम नहीं निकलता है तो यार बहुत सारी चीजें हैं आगे, कि हाँ आगे बहुत सारी चीजें हटाओ, आगे अगला अटेम्प्ट है भाई एनडीए का, तो एनडीए फिर से दे देना, क्या दिक्कत है। अगर मान लो हाँ लास्ट अटेम्प्ट है, फॉर गॉड सेक्स कि हाँ लास्ट अटेम्प्ट है, तो कोई बात नहीं भाई, बहुत सारी चीजें, अगर तुम्हें डिफेंस लवर हो तो भाई सीडीएस है, इसके अलावा भाई इंग्लिश और मैथ्स अपनी उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कर लेना। और भी अब जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी है, जॉब मैटर नहीं करती है, लाइफ में मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो, आपके पास अचीवमेंट कितने हैं, तो आप उन चीजों पे अच्छे से फोकस करके चीजों को निकाल सकते हो। बट हाँ, अभी तो ये चीज बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो थॉट एग्जाम के पहले लाने वाला नहीं होता है। जब नहीं हुआ आकर के पेपर देखना तुम्हारा पेपर कैसा गया है, अगर नहीं अच्छा गया है तो हाँ, तो तुम गाइडेंस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे से मैं बताऊंगा कि हाँ इसके अलावा क्या कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि जब तक एग्जाम है तब तक तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हाँ भाई मुझे इसके नहीं हुआ तो क्या, कैसे नहीं होगा भाई। जब 15 दिन में करके कोई निकाल सकता है तो 15 दिन में करके निकालो, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ कि 15 दिन मेहनत करो और निकालो अच्छे से एग्जाम, और फिर आके मुझे बताओ कि हाँ भैया मैंने ये क्या कहते हैं इतना अच्छे से 450 मार्क्स मार दिए, नहीं तो कुछ नहीं भाई 360 मार्क्स मार के मैंने कट ऑफ निकाल दी। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट। तो ऐसे करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हाँ बहुत आपका मोरल बूस्ट करेगा लाइफ में। तो थैंक यू सो मच प्रत्युष फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई थिंक कि हम लोग टाइम भी एक्सीड कर गए हैं, बट आपकी बातें ऐसी थी ऐसा लगा ही नहीं कि वी हैव स्पेंड 1 hour and 15 minutes टुगेदर। थैंक यू सो मच। आई थिंक कि अगर बच्चों को अभी से कोई डाउट होगा तो दे कैन रीच यू डायरेक्टली, आई कैन शेयर योर नंबर एज वेल। आप जिस हिसाब से फ्री हो उस हिसाब से उनके जवाब दे देना। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गाइडिंग आवर स्टूडेंट्स। और जो भी आज के बाद ये यूट्यूब पे अगर वीडियो हमारा जाता है तो देखेगा तो उससे मोटिवेटेड रहे। और आई थिंक कि जो आपने बातें की फ्रॉम मोटिवेशन टू इंस्पिरेशन टू व्हाट आर द थिंग्स यू हैव अचीव्ड इन योर लाइफ रादर देन कि आप सक्सीड हुए या नहीं हुए, अचीवमेंट्स मैटर्स। सो इन सब चीज़ों को लेके बच्चे आगे बढ़ें और हमेशा अग्रसर रहें कि हाँ देश की सेवा पहले आती है, बाद में जिम्मेदारियाँ जो है हमारी पर्सनल वो बाद में आती हैं। सो थैंक यू सो मच प्रत्युष फॉर हैविंग योर टाइम थैंक यू विद सो अस मच टुडे। सर। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एज वेल। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आप अपने फीडबैक्स जो है वो आफ्टर द सेशन जो हम फॉर्म शेयर करेंगे उसमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रत्युष। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू।